अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज इंशाल्लाह जो IG2 रिपोर्ट है, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होती है, उसका जो पार्ट 2 है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो निबोश IG2 पार्ट में होती हैं वो सारी समझाऊंगा। और इसके अलावा आपको एक ज़रूरी बात ये कहूँगा कि ये जो आपके सामने देखें कुछ हैज़र्ड्स लिखे हुए हैं, ये निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट की जो बुक है IG2, जिसमें निबोश ने क्लियरली गाइडेंस वगैरह दी हुई है, ये उनकी बुक है। तो इसमें ये सारे हैज़र्ड लिखे हुए हैं। अक्सर मैं जब स्टूडेंट्स की हैज़र्ड्स लिखता हूँ, उनकी रिपोर्ट बनाता हूँ, तो वो कहते हैं सर ये हैज़र्ड तो हमारे टीचर्स ने कहा है कि ये हैज़र्ड नहीं लिखना, इसको रिमूव करें। तो इसको रिमूव कैसे करें जबकि निबोश ने खुद कहा हुआ है कि ये हैज़र्ड लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजिकल हैज़र्ड है, एर्गोनॉमिक्स हैं, ठीक है, वर्क स्टेशन है, सही है, मेंटल इल हेल्थ है, वर्क जो हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट है, इस तरह के जो हैज़र्ड्स होते हैं। ठीक है, तो काइंडली ये आप खुद भी देख लीजिए कि वो कौन कौन से हैज़र्ड्स है, जिसमें नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, मेंटल इल हेल्थ है, वायलेंस एट वर्क है, सब्सटेंसेस अब्यूज़ एट वर्क है, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स है, वर्क स्टेशंस, मैनुअल हैंडलिंग, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट, हैज़र्डस सब्सटेंसेस, health welfare and work environment, work at height, confined space, non-working, slips and trips, movement of people and vehicles, वर्क रिलेटेड ड्राइविंग, वर्क इक्विपमेंट एंड मशीनरी, फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैज़र्ड्स होते हैं मैं उनको वो बताता हूँ आपको, जो आपको IG2 रिपोर्ट में लिखने चाहिए और जो मैं हर बंदे की या जो भी स्टूडेंट आते हैं उनकी रिपोर्ट में ज़रूर ये चीज़ें मेंशन करता हूँ। उसमें फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वर्क एट हाइट है, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स है, ठीक है, मैनुअल हैंडलिंग हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स है, ये इंपॉर्टेंट हैज़र्ड्स होते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन है, नॉइज़ है, जो है, इसके अलावा सब्सटेंसेस अब्यूज़ एट वर्क, ये हैज़र्ड ऐसे होते हैं इसकी वजह से इंसान की डेथ नहीं हो सकती। तो इसलिए इनको एंड पे रखा करें, ये ऑप्शनल रखा करें, ये एक्स्ट्रा लिखा करें, मतलब कि इनको आप एज एक्स्ट्रा हैज़र्ड लिख सकते हैं या जस्ट डिबॉश की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैज़र्ड्स होते हैं, जो जस्टिफिकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लिखने होते हैं, वो फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वर्क एट हाइट है, कन्फाइंड स्पेस है, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स वगैरह है। ये जो सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आप हैज़र्ड्स देख सकते हैं। ये कार्डिफ की बुक है, ठीक है, कार्डिफ इंस्टीट्यूट है लाहौर ब्रांच में। इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, वर्क एट हाइट है, कन्फाइंड स्पेस है, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल है, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट, वर्क इक्विपमेंट, हैज़र्ड सब्सटेंसेस, मैनुअल हैंडलिंग, नॉइज़, रेडिएशन, वाइब्रेशन, स्लिप एंड ट्रिप, सब्सटेंसेस अब्यूज़, मेंटल इल हेल्थ, हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क एनवायरनमेंट, वर्क रिलेटेड वायलेंस, लॉन वर्किंग, नॉइज़, ये कुछ हैज़र्ड कार्डिफ की बुक में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से ही हैज़र्ड्स आपने आगे अपनी IG2 रिपोर्ट में लिखने होते हैं। ठीक है, आप 5 हैज़र्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 5 में से आगे आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जो हैज़र्ड्स हैं वो रिपीट नहीं करने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, या कुछ कोई भी हैज़र्ड है, उसको 2 दफ़ा रिपोर्ट में नहीं लिखना चाहिए। तो आप अगर निबोश की पॉलिसीज़ को पढ़ें, गो थ्रू करें, तो निबोश ने खुद कहा है कि आप 5 कैटेगरीज़, हैज़र्ड्स की 5 कैटेगरीज़, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि मेंटल इल हेल्थ है, फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, नॉइज़ है, ठीक है, 5 कैटेगरीज़ हम सब मिले बना लेते हैं। ये 5 हैज़र्ड्स हैं। इन 5 में 5 हैज़र्ड को आगे आप डिवाइड करते जाएँ, 2-2 बनाते जाएँ, तो आपके 10 हैज़र्ड 11 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जब भी आपकी या किसी स्टूडेंट को भी रिकमेंड करता हूँ या जिसकी मैंने रिपोर्ट बनाई है, मैंने सारे हैज़र्ड डिफरेंट ही लिखे हैं, मतलब मैंने रिपीट नहीं किया। जैसे कि नॉइज़ है, मैंने नॉइज़ को एक ही रिपोर्ट में, ठीक है, रिपीट कभी नहीं किया। एक ही दफ़ा नॉइज़ का हैज़र्ड लिखना चाहिए। ठीक है, रिपीट आप कर सकते हैं। ठीक है, निबोश ने खुद कहा है कि आप 5 कैटेगरीज जो हैज़र्ड्स की हैं उसमें से आगे उनको डिवाइड करके मज़ीद हैज़र्ड बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं, लेकिन जो आपने दूसरी दफ़ा हैज़र्ड लिखना है इलेक्ट्रिसिटी का, वो डिफरेंट होना चाहिए पहले वाले से। ठीक है, तो जो है ये कार्डिफ की बुक में से आप देख सकते हैं सामने जितने भी हैज़र्ड लिखे हुए हैं, नॉइज़ हैं, वाइब्रेशन है, वगैरह वगैरह। ये आपको सामने पार्ट 2 नज़र आ रहा होगा, पार्ट 2 रिस्क असेसमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम दुबई कंस्ट्रक्शन कंपनी, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, डेट ऑफ असेसमेंट 11 अक्टूबर 2022। ठीक है, 2023 भी यहाँ पे हो सकता है, 2024 से हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से ईयर में बना रहे हैं। अब जो निबोश की लेटेस्ट जो IG2 फॉर्मेट है, ये एक पास कैंडिडेट की IG2 रिपोर्ट है, जिसकी रिपोर्ट पास हुई थी। ठीक है, अक्टूबर के स्टूडेंट है जिनकी IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पास हो गई थी। ठीक है, तो मैं उनकी रिपोर्ट आपको समझाने के लिए आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी कि हैज़र्ड किस तरह लिखने। आज जो हैज़र्ड है वर्क इक्विपमेंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस
किया उसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। एक मेरी बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप IG2 रिपोर्ट बनाते हैं तो किसी से भी कॉपी पेस्ट ना किया करें। निबोश ने कई स्टूडेंट्स को जो IG2 रिपोर्ट मॉडिफाइड करके उसमें सेटिंग्स करके, ठीक है, रद्द बदल करके उसको पैराफ्रेज करके, ठीक है, आगे जो निबोश को भेजता है तो उसकी बेस पे निबोश उनको बैन कर देता है। तो इस चीज़ से आपने लाजमी बचना है। निबोश इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है, IG1 में भी IG2 में भी, ठीक है। IG1 में आप देखें जिसका स्टूडेंट्स का इंटरव्यू अच्छा नहीं होता, निबोश उनको भी मेल प्रैक्टिस की भेज देता है। अक्सर कई स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर अटैम्प्ट किया था मैंने, उनका इंटरव्यू उन्होंने अपने अच्छा नहीं दिया, ठीक है। ये पिछले साल की बात है। अब तो जो इंटरव्यू जिनका भी होता है उनको ख़ास डराया जाता है, ठीक है, तो उनको थ्रेट किया जाता है कि अगर आप IG2 रिपोर्ट नहीं ठीक सॉरी इंटरव्यू अगर आप निबोश IG1 का नहीं अच्छा देते निबोश को या इंस्टीट्यूट को, तो निबोश आपको पता है जो एविडेंस मांगता है कि फ़लाँ फ़लाँ स्टूडेंट्स ने, जैसे फॉर एग्जांपल अली है तो उसका कैसा हुआ है इंटरव्यू। निबोश इस बात को इसके प्रूफ मांगता है, रिकॉर्ड भी इसको करता है इंटरव्यू को। जिनका नहीं होता ठीक इंटरव्यू तो उसकी बेस पे उसकी मार्किंग होती है, मेल प्रैक्टिस या इन्वेस्टिगेशन में भी पेपर जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना होता है। हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है। वर्क एग्रीमेंट, ये मैं आपके सामने ना पार्ट 2 शुरू करता हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, शुरू करते हैं। देखें ऑर्गेनाइजेशन नेम है, दुबई कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, अली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, दुबई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डेस्कॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि बहुत फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, अरामको कंस्ट्रक्शन कंपनी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं दुबई कंस्ट्रक्शन कंपनी की जगह दुबई बिल्डर्स, द दुबई रियल इस्टेट डेवलपर्स, इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी आगे आप लिख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, PVT.LTD, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ असेसमेंट आपने देखें वो लिखनी होती है जिस दिन आपने IG2 रिपोर्ट बनानी होती है। निबोश आपको एग्ज़ाम के बाद या आप एग्ज़ाम से पहले भी IG2 असेसमेंट रिपोर्ट बना सकते हैं या बनवा भी सकते हैं, ठीक है, मुझसे। लेकिन ये कि निबोश ने कहा है कि आप एग्ज़ाम के बाद रिपोर्ट बनाएं, ठीक है। लेकिन अक्सर जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि IG2 रिपोर्ट अपनी जल्दी बनाएं। मतलब अभी निबोश का पेपर नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे 7 जून को पेपर आ रहा है 2023, 7 जून 2023 पेपर आ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको निबोश ने सॉरी उन कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को क्लासेस दे रहे हैं, उनको जो है वो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्दी सबमिट करवाएं, ठीक है। वो इसलिए भी कहते हैं ताकि आप अपनी जल्दी से रिपोर्ट कंप्लीट करें, ताकि उसमें बाद में कोई मिस्टेक ना आए, कोई मेजर मिस्टेक ना आए, ये हो कि बाद में आप रेफ़र ना हो जाए। आपको पता है जब बंदा अब रेफ़र हो जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। दोबारा एडमिशन लेना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि अक्सर इंस्टीट्यूट्स उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं जो नए हैं, जो फ्रेश हैं, ठीक है। वो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा कलेक्ट करते हैं बनिस्बत ये कि जो ऑलरेडी रेफ़र होते हैं, फ़ेल होते हैं, उन स्टूडेंट्स को वो कम प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है अपनी रिपोर्ट है वो पेपर उसको पहली दफ़ा में क्लियर करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अब देखें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आपको समझा दिया। डेट ऑफ असेसमेंट है 11 अक्टूबर 2022, ठीक है। निबोश एग्ज़ाम के बाद भी आपको 10 से 12 दिन देता है IG2 रिपोर्ट बनाने के लिए। आप 10 से 12 दिन के अंदर अपनी IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट अक्सर आपने देखा होगा कि जल्दी आपको फोर्स कर रहे होते हैं कि जल्दी से रिपोर्ट बनाएं, 2 दिन के अंदर आपके पास टाइम है। पेपर के फ़ौरन बाद वो कहते हैं 2 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएं, कोई कहते हैं 3 दिन, कुछ एग्ज़ाम से पहले मांगने लग जाते हैं, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं होती, पेपर के बाद भी 10-12 दिन आपके पास होते हैं, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। दूसरी बात ये कि जो आप डायरेक्ट निबोश को अपनी IG2 रिस्क असेसमेंट जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं करवा सकते, ठीक है। आपको अपनी IG2 रिपोर्ट जो है वो निबोश को सबमिट करवाने से पहले अपने इंस्टीट्यूट को देनी पड़ती है। आपका इंस्टीट्यूट आपकी रिपोर्ट देखता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लर्न, हर चीज़ वो आपकी देखता है, चेक करके वेरीफाई करके तब जाके आपकी IG2 रिपोर्ट वो सब स्टूडेंट्स की जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप निबोश कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स की IG2 रिपोर्ट कलेक्ट करता है, फिर उनको वेरीफाई कन्फर्म करके आगे निबोश को भेज देता है, ठीक है। या आप कभी खुद नहीं भेज सकते अपनी IG2 रिपोर्ट कभी भी। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको IG2 रिपोर्ट के हवाले से बताई हैं। मैं कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा जिससे आपकी मज़ीद इंशाल्लाह जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अब देखें, आप जो IG2 रिपोर्ट बनाते हैं, आप बेशक आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करें या नहीं कर रहे, ठीक है, डिपेंड करता है कि जो भी आप IG2 रिपोर्ट का आगे आपको फील्ड में फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये होता है कि इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो जाती है, आपको हैज़र्ड्स का पता चल जाता है, ठीक है, कि आपने जो जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे या कंस्ट्रक्शन साइट के अलावा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हैं, पावर प्लांट हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, कोई भी सेक्टर कर लें, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ठीक है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, जहाँ पे भी आप जाते हैं आपको पता हो कि फ़लाँ हैज़र्ड जो होता है वो कैसा होता है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके कितने नुकसानात होते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट बनाने से या रिपोर्ट को जब आप देखें, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपकी IG2 रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है,
आप उसको गो थ्रू किया करें, एक दफ़ा खुद भी रीड किया करें कि आपने रिपोर्ट जो है उसमें जो हैज़र्ड्स हैं ये फ्यूचर में इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, मतलब अगर वहाँ पे आपको कोई हैज़र्ड ऐसे मिलते हैं, ठीक है, अब आप उनके लिए क्या कंपनी को रेकमेंड करेंगे कि इस पे कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। तो इसलिए जो IG2 रिपोर्ट होती है इसका आपको फील्ड में भी आपको कुछ जगहों पे फ़ायदा होता है। अब मैंने जिन स्टूडेंट्स की भी IG2 रिपोर्ट बनानी होती है, जब उनकी रिपोर्ट बन जाती है तो मैंने उनको सारी रिपोर्ट समझानी होती है कि पार्ट 1 में क्या लिखा है, पार्ट 2 में क्या लिखा है, हैज़र्ड जो नंबर 1 है वर्क इक्विपमेंट है या फायर है या इलेक्ट्रिसिटी है, वो हैज़र्ड कौन सा है और उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, कितने नुकसानात हैं, कौन कौन से ज़ख्मी हो सकते हैं। फिर आगे फील्ड में जब आप खुद जाएंगे जॉब करने तो वहाँ पे ये हैज़र्ड जब आप देखेंगे तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ ताकि स्टूडेंट को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। कल को कोई अगर आपसे कोई पूछे कि IG2 रिपोर्ट में आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या उसमें आपने एंटर किया या आप कैसे आपने IG2 रिपोर्ट, तो आप उसको आंसर दे सकें कि पार्ट 1 में मैंने इस तरह लिखा, पार्ट 2 में इस तरह लिखा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम हमने लिख लिया, दुबई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। डेट ऑफ असेसमेंट हमने लिख लिया 11 अक्टूबर 2022 है, ठीक है। स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट, स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट में देखें आप वो पार्ट्स लिखते हैं IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के, या आप जहाँ पे आप IG2 जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी पे या जिस पे भी आप रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, आप उस एरिए के या उस साइट के वो जो है वो पार्ट आप सिलेक्ट करते हैं, आप वो एरिया सेलेक्ट करते हैं स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट में जिसमें आपने IG2 रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है। आप वहाँ पे वो सेक्टर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द रिस्क असेसमेंट विल कवर द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ तारिक शॉपिंग मॉल, जो प्रोजेक्ट है जिस पे IG2 रिपोर्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे शॉपिंग मॉल का मतलब ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दुबई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये तारिक शॉपिंग मॉल बना रही है दुबई में, ठीक है। तो जो शॉपिंग मॉल है, तारिक शॉपिंग मॉल है, उसके ये जो पार्ट्स हैं उस पे मैं IG2 रिपोर्ट बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ ब्लॉक्स है, कंक्रीट ब्लॉक्स है, इंस्टॉलेशन ऑफ वुडन डोर्स हैं, विंडोज़ है, एक्सकेवेशन वर्क है, एक्सकेवेशन वर्क जो खुदाई का काम हो रहा है, ठीक है, गहराई में, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। आप यहाँ पे सिंगल लाइन में भी ये भी लिख सकते हैं, द रिस्क असेसमेंट विल कवर द ऑल ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ तारिक शॉपिंग मॉल। मतलब आप एक सिंगल लाइन में ये भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन पार्ट्स के नाम लिखें जिन पे आपने IG2 रिपोर्ट बनानी है कि मैं ये सेक्टर हैं स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट के, ये पार्ट्स हैं जिस पे मैं IG2 रिपोर्ट बनाऊंगा। आप सिंगल लाइन में ये भी लिख सकते हैं, द रिस्क असेसमेंट विल कवर द ऑल ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ तारिक शॉपिंग मॉल। मतलब ये जो तारिक शॉपिंग मॉल है इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो रिस्क असेसमेंट मैं कवर करूँगा, इस पे मैं बनाऊँगा, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं। बाकी आप अगर आप चाहें तो मज़ीद डिटेल्स में आप ये भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप्स हैं। मतलब जितनी भी आपको पता है कंस्ट्रक्शन कहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे एक्सकेवेशन का वर्क भी हो रहा होता है, विंडोज़ भी इंस्टॉल हो रही होती हैं, वुडन डोर्स भी जो है वो भी इंस्टॉल हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम भी हो रहा होता है, पाइप्स भी जो है वो भी इनका भी काम हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा टॉयलेट्स हैं, गैस है, सीवरेज है, वाटर है, सारी वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट में। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, देखें लिखा हुआ है हैज़र्ड कैटेगरी एंड हैज़र्ड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपने सिर्फ हैज़र्ड लिखना है। हैज़र्ड कौन सा लिखना है? वर्क इक्विपमेंट, मतलब वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, कोई मशीन है जो यूज़ हो रही होती है, उसका ये मतलब होता है। ये अभी मैंने आपको जो वीडियो के शुरू में जो हैज़र्ड कैटेगरी बताई हैं, तो निबोश की जो हैज़र्ड कैटेगरीज़ हैं उसमें ये भी हैज़र्ड जो है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब लिखा है वर्क इक्विपमेंट, ये तो हो गया हैज़र्ड, ठीक है। हैज़र्ड कैटेगरी, ये हैज़र्ड कैटेगरी है, वर्क इक्विपमेंट हैज़र्ड कैटेगरी है। हैज़र्ड कौन सा है वो हमने देखना है। यहाँ पे जो अब हैज़र्ड है वो ये है कि जो ऑपरेटर है, ग्राइंडर जो मशीन होती है जो टाइल्स को या जो मेटल होता है उसको कट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द ऑपरेटर वर्क विद बेंच ग्राइंडर फॉर मेटल कटिंग विदाउट सेफ गार्ड्स। मतलब कि जो ऑपरेटर है वो सेफ्टी गार्ड्स के बगैर जो है वो मेटल को कट कर रहा है, सेफ्टी गार्ड्स के बगैर जो ग्राइंडर मशीन इस्तेमाल कर रहा होता है। अब जो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो सेफ्टी गार्ड्स हैं उनका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। सेफ्टी गार्ड्स का ये बेनिफिट होता है जैसे कि आप कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा जिसमें वो आइटम्स वगैरह मूव हो रही होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो उसमें वर्कर्स अक्सर देखा होगा वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने लेज़ फैक्ट्री देखी होगी, इसमें वो जो लेज़ होते हैं, ठीक है, वो आगे मूव हो रहे होते हैं उस पर, ठीक है। तो वहाँ पे भी सेफ्टी गार्ड इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। सेफ्टी गार्ड्स ये होते हैं कि आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, आप उस मशीन में स्टक नहीं होते, फिर उसमें मशीन में आपकी स्टकिंग नहीं होती, जिससे आप मेजर इंजरी से बच जाते हैं। अगर आप उस मशीन में स्टक हो जाते हैं, आपकी फिंगर है, कोई आपकी जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा है वो उसमें स्टक हो जाता है, आप उसमें सारे कट हो सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो सेफ्टी गार्ड्स का ये बेनिफिट होता है, आपकी पूरी बॉडी जो है उससे प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है, हैज़र्ड से।
ठीक है। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे आप छत पे काम कर रहे हैं, जैसे छत पे आपने देखा होगा कि छत के किनारों पे अक्सर वो सेफ्टी गार्ड्स लगे होते हैं, ठीक है। सेफ्टी गार्ड्स मतलब कि स्टील के भी लगे होते हैं, ठीक है, लोहे के भी लगे होते हैं, जिससे आप मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर छत पे इधर उधर होते हैं तो आप महफूज रहते हैं, आपको पता होता है कि ये बाउंड्री है, इससे आगे मैं नहीं गिरूंगा। तो ये असल में जो बेनिफिट होता है, ठीक है, सेफ्टी गार्ड्स का। यहाँ पे आपको हैज़र्ड कैटेगरी का भी पता चल गया और हैज़र्ड का भी पता चल गया। अब आगे निबोश पूछ रहा है हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। यहाँ पे आपने वो वर्कर्स बताने हैं, वो लेबर बतानी है जो ज़ख्मी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राइंडर ऑपरेटर जो है, हेल्पर है, सुपरवाइज़र है, लेबर है, वो साथ साथ जो है वो ज़ख्मी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब ग्राइंडर जो है वो अगर वो उसकी जो डिस्क है वो टूट सकती है, जब वो टूटेगी तो जाहिर सी बात है वो किसी को हिट करेगी, या जो सुपरवाइज़र उसके साथ काम कर रहा है वो शायद उसके साथ टच हो जाए, या काम करते हुए नहीं भी पता चलता काम का, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो है कोई भी वहाँ पे ज़ख्मी हो सकता है जो उसके नज़दीक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजर इंजरीज में आता है, ठीक है। क्या यहाँ पे आपने ये चीज़ लाजमी लिखना आता है, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, मतलब कि वो जो कौन कौन ज़ख्मी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्कर्स के नाम लिख देते हैं, जो जो पर्सन इंजर्ड हो सकते हैं उनके नाम तो वो लिख देते हैं, लेकिन ये चीज़ वो नहीं लिखते कि वो कैसे हो सकते हैं। ये लाजमी लिखना होता है आपने। ये पार्ट 3 जो जस्टिफिकेशन होता है उसमें भी स्टूडेंट्स ये नई चीज़ लिखते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिपोर्ट रेफ़र हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये फिर लिखेंगे कि ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मतलब जो वहाँ पे वर्कर्स नियर काम कर रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो सकते हैं मशीन के साथ, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टेबल सेफ्टी गार्ड्स नहीं है, ठीक है। और जो डिस्क है वो अगर ब्रोकन हो जाती है तो वो बहुत ही फास्ट जाहिर सी बात होती है, और जिसकी वजह से वो किसी को भी हिट करती है, ठीक है, या स्लिप होती है, तो वो फिर वहाँ पे किसी भी वर्कर को, सुपरवाइज़र है, उसको ज़ख्मी कर सकती है। और उसकी वजह से इंजरीज़ कौन कौन सी आ सकती हैं, एज अ रिजल्ट इट विल बी कॉज ऑफ कट्स टू द स्किन, ठीक है, स्किन कट हो सकती है, ठीक है, एम्पुटेशन ऑफ फिंगर्स हो सकती हैं, ठीक है, फिंगर इंजरीज हो सकती हैं, आई इंजरीज हो सकती हैं, हेड इंजरीज हो सकती हैं, फुट इंजरीज हो सकती हैं, इवन कि डेथ भी हो सकती है, ठीक है, रोड्स के सिनेरियो में, ठीक है। लेकिन खैर कोई डेथ नहीं भी होती, आप यहाँ पे ये सिर्फ इंजरीज भी लिख देते हैं तो काफ़ी है। डेथ का मतलब ये होता है कि मतलब जाहिर सी बात है, कोई बॉडी का ऐसा पार्ट कट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है। आगे है व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, ठीक है। यहाँ पे ये आपने लिखना होता है कि कंपनी ने ऑलरेडी क्या जो है वो इंतज़ामात किए हुए हैं, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड किए हुए हैं इस हैज़र्ड को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे आपने ये लिखना होता है। तो यहाँ पे जो कंपनी है उसने ऑलरेडी पीपीज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, प्रोवाइड द पीपी ओनली प्रोटेक्टिव कवर वाल फॉर बॉडी प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे कवर वाल वगैरह वो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आप ये भी यहाँ पे आप देखें 3 भी लिख सकते हैं कंट्रोल मेजर जो ऑलरेडी कंपनी ने इंप्लीमेंट किए हुए हैं साइड पे से वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, मैंने 4 लिखे हुए हैं, आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल्स आपने कम ही लिखने होते हैं। मैं यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट एडर वहाँ पे प्रोवाइड जो है वो काम कर रहा है, सुपरवाइज़र वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मॉर्निंग टाइम टीबीटी या टूल बॉक्स टॉक मीटिंग होती है, ठीक है, वो वर्कर्स को प्रोवाइड की गई है, बस। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। आगे मैंने थोड़ा डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप सिंगल इस तरह भी चीज़ें लिख सकते हैं, सिंपल सी, ठीक है। अब आगे लिखा है व्हाट फर्दर कंट्रोल्स एक्शन दैट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपने जो है वो आगे कंट्रोल मेजर्स बताने हैं। कंट्रोल मेजर्स जो है उसमें हिरार्की ऑफ कंट्रोल को आपने लाजमी देखना है। सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल होते हैं, एलिमिनेशन कंट्रोल होते हैं, ठीक है। आगे फिर इसी तरह तरतीब के साथ आपने लिखना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं, ठीक है। फिर आगे ट्रेनिंग होती है, हेल्थ सर्विलियंस होती है, पीपीज एंड पे सबसे मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर उनका आगे टाइम स्केल भी मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। लॉक आउट द ग्राइंडर मशीन टिल द एडजस्टेबल सेफ्ट गार्ड्स आर नॉट इंस्टॉल्ड। अक्सर आपने देखा होगा निबोश का जो सिनेरियो आता है, IG1 का पेपर आता है, उसमें लिखा होता है लॉक आउट का, आपने अक्सर या आपने नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इस मशीन को वहाँ पे बंद कर दें, ठीक है, वहाँ पे लॉक लगा दें कि ये कोई भी अब मशीन इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक सेफ्टी गार्ड्स वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होते, ठीक है। इससे भी काफ़ी सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने कंट्रोल दिया हुआ है प्रोवाइड द एडजस्टेबल सेफ्टी गार्ड्स फॉर कटिंग ग्राइंडर्स, मतलब वहाँ पे सेफ्टी गार्ड्स जो है वो इंस्टॉल करें, ठीक है। और फिर आगे मैंने उनका टाइम स्केल दिया हुआ है। देखिए मैंने पहले के लिए 2 डेज़ का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और उसके लिए आगे जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो HSE इंजीनियर है। यहाँ पे आप HSE इंजीनियर की जगह प्रोजेक्ट मैनेजर भी लिख सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप वो लिख सकते हैं। आगे लिखा है प्रोवाइड द एडजस्टेबल सेफ गार्ड्स फॉर कटिंग ग्राइंडर्स, ठीक है। अब फर्दर कंट्रोल में, ठीक है, मैंने इसके लिए 1 वीक का टाइम दिया है। आप यहाँ पे 8 दिन का टाइम दे सकते हैं, 10 दिन का टाइम दे सकते हैं, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की जगह आप यहाँ पे सुपरवाइज़र लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फाइनेंस, ज़ाहिर सी बात है, कोई HSE इंजीनियर लिख सकते हैं, HSE सुपरवाइज़र लिख सकते हैं, ठीक है। ये जिनकी जिम्मेदारी होती है HSE इंजीनियर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होता है, उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कभी कभी, ठीक है। आगे लिखा है प्रोवाइड ऑपरेटिंग सेफ्टी मैनुअल फॉर ग्राइंडर टू ऑपरेटर, ठीक है। प्रोवाइड ऑपरेटिंग सेफ्टी मैनुअल ऑफ ग्राइंडर टू ऑपरेटर, मतलब वहाँ पे उसको मज़ीद ट्रेनिंग दे के किस तरह जो है वो उसको सेफली वहाँ पे जो है वो ऑपरेट करना है ग्राइंडर को। इसके लिए मैं 2 वीक का टाइम दिया। HSE मैनेजर जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा होता है, इसको आपने लाजमी अपनी रिपोर्ट में शामिल करना होता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ सेफ वर्क प्रोसीजर फॉर मेटल कटिंग वर्कर्स, ठीक है। इसके लिए मैंने 1 मंथ का टाइम दिया हुआ है। ट्रेनिंग के लिए हमेशा 1 मंथ का टाइम हमें देना होता है। 3 वीक्स का भी आप दे सकते हैं, 2 वीक्स का भी दे सकते हैं। मैकेनिक सुपरवाइज़र भी इसको ट्रेनिंग दे सकता है, HSE मैनेजर भी इसको ट्रेनिंग दे सकता है। आप जो मर्ज़ी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 कंट्रोल हो गए। आगे जो 5th नंबर पे कंट्रोल में दिया गया है, वहाँ पे आप PPEs वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड सेफ्टी हेलमेट, फेस शील्ड एंड सेफ्टी ग्लव्स फॉर ऑपरेटर, मतलब जो ऑपरेटर है उसको आप ये सेफ्टी हेलमेट ये चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि ये उसकी हिफाजत करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 वीक का टाइम देते हैं हमेशा जब भी आप PPEs वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 1 वीक का टाइम देते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की जगह आप फाइनेंस मैनेजर भी लिख सकते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर भी लिख सकते हैं। 6th नंबर पे है मेक श्योर द मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ग्राइंडर मशीन, ठीक है। अब जो मशीन होती है उसकी मेंटेनेंस का भी काम लाजमी चेक करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है, ठीक है। मेंटेनेंस का ये बेनिफिट होता है कि मशीन जो है वो उसका पहले ही पता चल जाता है, ठीक है, कि इसमें कोई ख़राबी या कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, ताकि बाद में कोई मेजर इंजरीज ना आ जाए, कोई हादसा ना हो जाए, ठीक है। फिर आगे 2 मंथ्स का टाइम दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। अब 6 भी कंट्रोल्स लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो 7वां कंट्रोल मैंने लिखा हुआ है, ये अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेल्थ सर्विलेंस शुड बी गिवन, ठीक है, टू वर्कर टू ऑपरेटर्स, ठीक है, जो ग्राइंडर ऑपरेटर है वहाँ पे हेल्थ सर्विलेंस का आप 6 मंथ का टाइम देते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का भी टाइम दे सकते हैं। उसके लिए जो मैनेजर होता है वो एडमिन मैनेजर हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, ठीक है। ये आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये आपको आज वर्क इक्विपमेंट जो है ये इसके हैज़र्ड के बारे में बताया, ठीक है। वर्क इक्विपमेंट में हमेशा सेफ्टी जो गार्ड्स होते हैं इसका ज़रूर हैज़र्ड का मेंशन किया करें, ठीक है। मज़ीद मैं फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, जितने भी हैज़र्ड हैं उनके बारे में आगे मज़ीद जो है वो डेली बेसिस पे इंशाल्लाह वीडियो अपलोड किया करूँगा। आप आज ये 2 रिपोर्ट बनवा सकते हैं गारंटी के साथ, इसका प्रूफ के साथ। आप अपनी बेशक रिपोर्ट टर्निटिन पे जाके अपलोड करें, ठीक है। वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट फेक है, ये फ्रॉड है, या जो भी आपको है वो सब क्लियर नज़र आ जाएगा। जो भी आज 2 रिपोर्ट होती है, ठीक है, बनाने से पहले आप मुझसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, किसी तरह की भी। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस जो है वो आपको मैं नेक्स्ट चैनल पे जॉब के हवाले से जो भी सेफ्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो नेक्स्ट इंशाल्लाह अपलोड किया करूँगा।